तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल हमने बात की थी कैसे दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी का पहला हिस्सा, जिसमें उसकी हमने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी शाख बनाने की बात की थी। उसके बाद दूसरा हिस्सा शुरू होता है उसकी ज़िंदगी का, जो 1984 के बाद का शुरू होता है। 84 की कहानी ख़त्म हो जाती है जब समद खान को मार दिया जाता है और एक तरीके से दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का एक उस इलाके में, ख़ास तौर पे साउथ मुंबई जिसको कहते हैं, वहाँ का एक सबसे बड़ा डॉन बन गया होता है। लेकिन समद खान की मौत के बाद दाऊद को देश छोड़ के दुबई जाना पड़ता है, और वो दौर था जहाँ पे दाऊद इब्राहिम ने अपनी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा शुरू किया। हिंदुस्तान का मुंबई का चैप्टर ख़त्म होने के बाद शुरू होता है दुबई का चैप्टर। ये वो समय था जब दाऊद ने अपने कारोबार को एक तरीके से इंटरनेशनल रंग देने की शुरुआत की। अब दुबई में बैठ के काम करने का तरीका बदलना पड़ा। नए साथियों की तलाश शुरू हुई जो उसकी दुबई में बैठ के मदद कर सकें। पैसा तो हिंदुस्तान से कमाना था, दुश्मनियाँ भी हिंदुस्तान में थी, गुर्गे सब मुंबई में थे, और उनके लिए तालमेल रखने के लिए एक अपने ऑफिस को उसने हेडक्वार्टर बनाने की शुरुआत की। इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का हेडक्वार्टर दुबई के उस ऑफिस में बनाया गया जो पर्ल सेंटर के नाम की बिल्डिंग में था। तो वहाँ पे जब आपको दुबई में रहना होता है तो वहाँ की एक हिसाब से वो परमानेंट सिटीज़नशिप जो होती है वो लेने के लिए आपको एक लोकल पार्टनर रखना पड़ता है जो दुबई का मूल बाशिंदा हो। तो दाऊद ने अपना जो पार्टनर चुना वो वहाँ के शाही ख़ानदान का एक काफ़ी बड़ा आदमी था, प्रिंस था एक, शाही ख़ानदान से उसकी कोई बड़ी नज़दीकी रिश्तेदारी थी। तो उसकी वजह से दाऊद का क्लाउड दुबई में भी उसी तरह बन गया जिस किस्म का क्लाउड मुंबई में उसने अपने जो उसको मदद करने वाले थे उनकी मदद से बनाया था। तो दुबई से शुरू होता है पूरा कारोबार, अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां चलाने का। उसका एक फ़ायदा हुआ दाऊद को बहुत बड़ा। मुंबई में रह के जो अरेस्ट होने की एक तलवार सर पे लटकी रहती थी कि आज पकड़े जाएंगे, कल पकड़े जाएंगे, कहीं पुलिस का अप्रोच बदल गई तो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल भी होता है, डिफरेंट एजेंसीज आपके पीछे लग जाती हैं, तो वो सबसे सिरदर्दी बची। तो एक तरीके से दाऊद इब्राहिम एक फ्री बर्ड था। क्राइम करते हुए भी उस तक कानून नहीं पहुंच सकता था, और उसके साथ उसके कुछ भाई भी साथ में चले जाते हैं जिनमें अनीस और दूसरे भाई। लेकिन नूरा मुंबई में रुक जाता है। नूरा के मुंबई रहने से जो एक दाऊद का जो हवा था अंडरवर्ल्ड में बना हुआ वो कायम रहा। बहुत सारी दुश्मनियाँ निभाई गई, मर्डर हुए, दाऊद इब्राहिम के बहनोई का मर्डर भी हुआ, सतीश राजे का मर्डर हुआ, रज्जी का मर्डर हुआ, और उनके बदले लिए गए जिनमें अरुण गावली का भाई मारा गया। और इस तरीके से अब जब दाऊद बाहर है, उसके कुछ भाई बाहर हैं, तो दाऊद ने एक जो नया तरीका शुरुआत की दुबई जाके, वो था क्राइम की जो गतिविधियाँ थी उनको आउटसोर्स करने का। अब दाऊद इब्राहिम ने अपने आदमी रखने छोड़ दिए। उसको ये लगता था कि मेरे आदमी होंगे तो पुलिस उनको पकड़ेगी, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं दाऊद का नाम भी डिफरेंट केसेस में आता रहेगा। उसने बहुत चालाकी से, चतुरता से छोटा राजन को अपने साथ मिला लिया, जो उन दिनों में घाटकोपर एरिया में काफ़ी ज़ोर पकड़ चुका था।
छोटा राजन के ज़रिए उसने सबसे पहले छोटा राजन को अपने हाथ में लेने के लिए उससे इस किस्म के क्राइम करवाए जिनकी वजह से पूरी मुंबई पुलिस छोटा राजन के पीछे लग गई। अशोक जोशी का मर्डर सबसे बड़ा मर्डर था जिसमें उस समय सबसे पहली बार AK-47 का इस्तेमाल हुआ। उस मर्डर में तकरीबन 20 के करीब लोग शामिल थे। एक तरीके से छोटा राजन का पूरा गैंग, जितने उसके बड़े गैंगस्टर थे, बंडिया मामा, दूसरे दिवाकर चुरी, संजय रगड़, जुक्कर, इस किस्म के जितने लोग थे, गोगिया मामा, ये सब लोग उसमें शामिल थे। डैनी, तकरीबन कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उस हमले में शामिल नहीं था। बहुत बड़ा अटैक था। पनवेल के पास अशोक जोशी को मारा गया था। तो एक ही झटके से दाऊद ने छोटा राजन को और उसके 20-22 लोगों को अपनी शरण में ले लिया। सब के सब लोगों को दुबई बुला लिया गया। कोई किसी रास्ते से पहुंचा, कोई किसी रास्ते से पहुंचा, और उसके बाद काफ़ी महीनों के बाद एक एक करके वो सब लोग वापस आए। लेकिन तब तक छोटा राजन पूरी तरह दाऊद के चुंगल में फंस चुका था। उसके लिए उसके सब बंदों के रहने का बंदोबस्त, उनको लोकल स्पॉन्सर ढूंढ के देना दाऊद का काम, उनके रहने का बंदोबस्त करना, उनको गाड़ियां देना, उनके परिवार को पैसे भेजने। तो इस किस्म का काम दुबई में बैठ के छोटा राजन के कंधे पे बंदूक रख के दाऊद इब्राहिम ने अपना साम्राज्य बढ़ाया। और दूसरा, उसके साथ साथ दाऊद को मालूम था कि ये क्राइम के दुनिया जो है, ये गोली बारूद वाला जो क्राइम है, खून खराबे वाला, वो ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। तो उसने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। सबसे पहले हवाला का काम शुरू किया। अब आपको मालूम है कि लाखों लोग दुबई में उस समय काम करते थे हिंदुस्तानी मूल के, और उनमें से बहुत बड़ी गिनती थी केरला, हैदराबाद के नज़दीक के इलाके और पंजाब। यहाँ के ज़्यादा लोग दुबई में काम करते थे, वर्कर का काम। वो हर महीने या 2 महीने के बाद अपने परिवार को पैसा भेजते थे। गरीब घरों के लड़के थे, कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई ड्राइवर का, कोई क्लर्क का, इस किस्म के छोटे काम। बड़े बिजनेसमैन बहुत कम थे उस समय दुबई में। जो बड़े बिजनेसमैन थे उनके अपने रास्ते थे हिंदुस्तान में पैसा कैसे भेजना है। कुछ ऑफिशियल बिजनेस करते थे, वो बैंकिंग चैनल से भेज देते थे। लेकिन उस ज़माने में आज की तरह बैंकों में खाता खुलाना, ऑपरेट करना, मनी ट्रांसफ़र इतनी आसान नहीं थी जितनी आजकल है। आजकल आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा सकते। उस समय पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। अब एक आदमी दुबई में बैठा है, पंजाब के एक रिमोट गांव में या केरला के एक रिमोट गांव में घर पे पैसा पहुंचाना, ये हवाला वालों का बहुत बढ़िया उनका एक जुगाड़ था। पहुंच जाते थे हर जगह। अब उनको नॉमिनल कमीशन पे बहुत थोड़ा सा कमीशन रखा गया था। वो रख के वो पैसा हिंदुस्तान, दुबई में उनसे दिराम ले लिए जाते थे, हिंदुस्तान में उनको इंडियन करेंसी में पैसा दे दिया जाता था। जबकि बैंकिंग रूट से पैसा भेजने में कमीशन ज़्यादा लगता था, समय ज़्यादा लगता था, और उसका हिसाब किताब रखने के लिए और सिरदर्दी। तो वो हवाला का पूरा काम दाऊद का राइट हैंड मैन आफ्ताब भट्टी देखा करता था। तो उस धंधे से इन लोगों ने करोड़ों कमाए, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। करोड़ों में रुपया हिंदुस्तान हवाला के रास्ते, जो वर्कर्स की कमाई का पैसा था, कोई उसमें कोई 2 नंबर वाला पैसा नहीं था। लेकिन हवाला अपने आप में एक 2 नंबर का बिज़नेस गिना जाता है। उसमें वॉल्यूम इतना ज़्यादा होने से, इनको कमीशन मिलने से अच्छी कमाई की। उसके साथ दाऊद ने जितने लोग उस समय बड़े ड्रग का धंधा करते थे, जिनमें इकबाल मिर्ची, इस किस्म के लोगों के साथ हाथ मिलाया। उनके जो डिस्प्यूट्स होते थे ड्रग की खेप के, दूसरे उनकी सेटलमेंट करवा के देना, उसमें से काफ़ी बहुत बड़ा कट जो मिलता था सेटलमेंट से, उसकी आमदन होती थी। तीसरा, गोल्ड की स्मगलिंग। पूरा नेटवर्क बनाया गया
जो नेटवर्क उसने हाजी मस्तान के साथ और खालिद पहलवान के साथ काम करके जो नेटवर्क था स्मगलर का, उसको रीएक्टिवेट किया दुबई जाके। बहुत बड़े लेवल पे सोने की स्मगलिंग हुई। विरार के डॉन भाई ठाकुर से हाथ मिलाया और उसके थ्रू बहुत सारी कंसाइनमेंट, तकरीबन कस्टम का कहना है कि 200 से ज़्यादा कंसाइनमेंट सिर्फ भाई ठाकुर ने हैंडल की थी दाऊद के सोने की। इसी तरह गुजरात में सोना उतरता था, मुंबई में आता था, और जो हमारा जो कोंकण का एरिया है, जो कोंकण बेल्ट है समुंदर की, उस इलाके में काफ़ी सोना आता उतरा। तो काफ़ी सारे लोग जो नेटवर्क हाजी मस्तान के रिटायर होने के बाद खाली पड़ा था, उस पूरे नेटवर्क को रीएक्टिवेट करके बड़े लेवल पे स्मगलिंग की गई। उसके कुछ केस भी बने, कुछ पकड़े भी गए, उसकी वजह से कुछ मर्डर भी हुए, मारामारी भी हुई, लेकिन पैसा बहुत आता रहा। उसके साथ साथ जो बड़े लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट होती है फॉरेन कंट्रीज़ में, दाऊद ने बहुत सारे जो कंट्री थे जो ख़ास तौर पे वो मुस्लिम कंट्री जो रशिया से अलग हुए थे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ मिलते हुए, वहाँ पे क्योंकि नए नए कंट्री आज़ाद हुए थे, उनको अपनी आर्मी, अपनी पुलिस, इस किस्म का सब बंदोबस्त करना पड़ा। उसके लिए जो हथियारों की सप्लाई थी, उसमें भी हाथ आजमाया दाऊद की बिजनेस सिंडिकेट ने। अब दाऊद का पूरा काम एक कारपोरेट वर्ल्ड की तरह चलता था। हर जगह उसके आदमी अपना काम करते थे, अपना पैसा लेते थे, और उसके फिक्स कमीशन जो फिक्स किया जाता था वो दाऊद को मिलता रहता था। दुबई में प्रॉपर्टीज़ बनाई, ये सब उनका काम चलता रहा 1993 तक। अब 93 तक ये सब लोग जो बाद में ब्लास्ट में इन्वॉल्व हुए, वो एक ज़माने में कहीं ना कहीं दाऊद की स्मगलिंग सिंडिकेट के साथ जुड़े हुए थे, इंक्लूडिंग टाइगर मेमन और उसके जो बाकी पूरा गैंग था। कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी स्मगलिंग करते थे, जैसे यूसुफ पटेल और मोहम्मद डोसा, मुस्तफ़ा डोसा, अब्दुल्ला डोसा, इस किस्म के लोग जो इंडिपेंडेंट भी काम करते थे, लेकिन दाऊद की मसल पावर के सामने उनको भी दाऊद के साथ हाथ मिलाना पड़ता था। उसमें भी काफ़ी झगड़े हुए, लेकिन हमेशा दाऊद अपने एक्यूमेंट से या अपनी मसल पावर से हावी होता रहा सारे गैंगस्टर्स और स्मगलर्स तक। और वही जो सिंडिकेट थी, जो एक पूरी चेन थी स्मगलिंग की, दुबई से माल लोड करना, उसको हाई सीज में बड़े शिप पे आना, फिर छोटी बोट में ट्रांसफ़र करना, उसको कोस्ट पे लाके खाली करना, फिर उसको कस्टम वगैरह की नज़रों से बचा के पैसे दे के या रूट चेंज करके उसको उसके ट्रांसपोर्ट करना, और फाइनली उसकी डिलीवरी देनी जहाँ पर वो सोना जाना होता था व्यापारी के पास। तो बहुत लंबी चेन होती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। और उस ज़माने में इंटरनेशनल मार्केट में सोने के रेट और हिंदुस्तान के रेट में तकरीबन 17-18% का मार्जिन था। उसमें से अगर 10% भी आप खर्चा लगा लो, सब शिपिंग का, ब्राइब का, इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन सब मिला के, तो उसके बाद भी 7-8% नेट प्रॉफिट होता था नीट इनको। और जब करोड़ों की डीलिंग हो, आपने तकरीबन एक साल में 1000 का सोना भेजा, 1000 करोड़ का, तो समझो आपको 7-8 करोड़ उसमें से बच जाते थे अकेले बिजनेस से। उसी दौरान शारजा में क्रिकेट मैच शुरू हो जाते हैं, शाह बख्तियार ने जो शुरू किए थे। उसमें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग शारजा जाया करते थे, लेकिन रहते सब दुबई में थे। मैच देखने शारजा जाते थे, और उनमें से मेजॉरिटी ऑफ आर्टिस्ट, हीरो, विलन, हीरोइंस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हर किस्म के फील्ड के लोग वो दाऊद के मेहमान बन जाते थे। उनकी खातिरदारी होती थी, रिश्ते बनने लगे, और उससे फिल्मों में इन्वेस्टमेंट भी शुरू हुई। एक भाई नूरा था,
वो उसको फिल्मों का शौक़ था। उसने कुछ फिल्मों में गाने भी लिखे और कहानियाँ भी लिखी एक दो फिल्मों की, और उसने पूरा फिल्म इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाया। फिल्म इंडस्ट्री के डिस्प्यूट सेटल होने लगे और उसके बाद जो वीडियो पायरेसी होती थी उसमें बहुत पैसा कमाया जाता था। वो पूरे का पूरा वीडियो पायरेसी का जो धंधा था वो दाऊद के लोग कंट्रोल करते थे। नाम किसी और का होता था आगे फ्रंट, लेकिन अल्टीमेटली पैसा बहुत बड़ा कट जो था वो दाऊद की कंपनी को, डी कंपनी को मिलता था। इसी तरह जो फॉरेन में शो होते थे फिल्म इंडस्ट्री के स्टार शोज़, उनमें बहुत पैसा होता है, स्पॉन्सरशिप से बहुत पैसा मिलता है, उसमें से बहुत बड़ा कट डी कंपनी को मिलने लगा। तो ये पूरे का पूरा धंधा बिजनेस 84 से लेके 93 तक 9 साल आप देखिए तकरीबन बहुत ज़ोरों से चला। उसके साथ साथ रियल एस्टेट में जो ख़ास तौर पे जो नागपाड़ा का एरिया था वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग जो थी दाऊद ने अपने फ्रंटमैन आगे करके वो खरीदी, उनमें से रीडेवलपमेंट करके बहुत पैसा कमाया। उसी तरह जितने बड़े बिल्डर थे उनमें साथ साथ इन्वेस्टमेंट किया गया। तो रियल एस्टेट से भी इन 8-9 सालों में बहुत लंबा चौड़ा पैसा की कमाई की गई। ये वो दौर था जब दाऊद अपने पूरे फ्लो में था, उसका कोई मुकाबला नहीं था, सब के सब गैंगस्टर उसके नीचे थे, कोई उसका अब उसके साथ मुकाबला करने वाला कोई नहीं बचा था। जो बचे थे वो या तो भागे हुए थे, अमरनाथ जैसे लोग या अरुण गवली जैसे लोग जेल में थे। वरदा राजन की डेथ हो चुकी थी, करीम लाला रिटायर हो चुका था। अब पूरा एक जैसे कहते हैं अनक्राउंड किंग की तरह दाऊद ने दुबई में अपना साम्राज्य चलाना जारी रखा। आने वाले दिनों में बात करेंगे 93 के बाद क्या बदला, कैसे बदला और आज तक वो कहाँ पहुँचा। लेकिन 93 तक इतने काम धंधे डिस्प्यूट्स होने के बावजूद भी दाऊद सरवाइव किया। ये सर्वाइवल स्किल जो है बहुत कम दादा लोगों के हिस्से में आई है, उस सब का जिक्र एक एक करके आने वाले दिनों में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल और इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।